Hello everyone. Welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Apti Plus Academy for Civil Services. आज डेट है 13 फरवरी 2022। प्रीलिम्स प्राइमर एक नई इनिशिएटिव है जिसमें हर संडे शाम 4 बजे एक नई वीडियो आएगी। इस वीडियो में यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला टॉपिक है नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज। रीसेंट डेटा के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट रिलीज करती है फॉर दिस पर्टिकुलर फंड विच इज नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, ये लास्ट 5 सालों में स्टेडली कम होती गई। तो चलिए देखते हैं क्या है नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। NAFCC एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 2015 में सेटअप किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी ऐसी स्कीम जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिज़ाइन, प्लान और कम्प्लीटली फंड किया गया है। तो क्या ज़रूरत है इस फंड को बनाने की? जैसा कि हम देख रहे हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर पे क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल, बढ़ते हुए ड्रॉट्स, फ्लड्स और लोकल वेदर में आ रहे बदलावों का प्रभाव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है। इससे फूड सिक्योरिटी खतरे में आ सकता है। इसलिए विभिन्न देश 2 दिशाओं में काम कर रहे हैं। एक है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना और दूसरा है क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना। मिटिगेट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो इन द प्रोसेस और क्लाइमेट चेंज को हम रोक सके। लेकिन क्लाइमेट चेंज को हम एक हद तक लिमिट तो कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरीके से रोक नहीं सकते। वो इनएविटेबल है, होगा ही। हम उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि इस चेंजिंग क्लाइमेट के साथ हम खुद को अडेप्ट करते जाएं। तो नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज इसी की वजह से बनाया गया है। इसमें वेरियस सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वाटर, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म, ये सभी सेक्टर क्लाइमेट चेंज के साथ खुद को ढाल पाए, उससे लड़ सके, रिजिलियंट बने। उसके लिए जो फंड की ज़रूरत होती है वो ये NAFCC से ले सकते हैं। इस फंड को इम्प्लीमेंट करेगी नाबार्ड, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार मीनार। एक बार पिक्चर में देख लीजिए, ये है चार मीनार। जब इसे लाइट अप किया जाता है तो बड़ा ही सुंदर दिखता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसी कोशिश करिए, कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है ताकि चार मीनार को लाइट अप करने के दौरान इसके जो वायर्स हैं वो टोटली विजिबल ना रहे, वो डिस्क्रीट रहे। इससे ये और भी सुंदर दिखेगा। जानते हैं चार मीनार के बारे में। चार मीनार को कुतुब शाही डायनेस्टी के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था 1591 में। ये उन्होंने तब किया था जब उन्होंने अपना जो कैपिटल है उसे गोलकोंडा से हैदराबाद में शिफ्ट किया। कुतुब शाह डायनेस्टी ने 1512 AD से लेके 1687 AD तक गोलकोंडा सुल्तानेट को रूल किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रेजेंट डे तेलंगाना रीजन में आ रहा है। बहमनी सुल्तानेट के कोलैप्स होने के बाद 1512 AD में कुली कुतुब मुल्क ने कुतुब शाह डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था और फिर 1636 AD में शाहजहां ने कुतुब शाहीस को मुगल सुजरैनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया। कुतुब शाहीस पर्शिया के हमादान प्रोविंस के डिसेंडेंट्स थे। वापस आते हैं चार मीनार पे। 400 साल पुराने चार मीनार को तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने एम्बलम के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। चार मीनार मूसी रिवर के ईस्ट बैंक में आता है और इसके ठीक वेस्ट में है फेमस लाड बाजार। ASI के लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स में चार मीनार का नाम है। फ्रांस के पेरिस में एक फेमस मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है आर्क दे ट्रियोम्फ। इसी के नाम के ऊपर चार मीनार को भी आर्क डे ट्रियोम्फ ऑफ द ईस्ट कहा जाता है ड्यू टू इट्स आर्किटेक्चर। ये है फ्रांस की आर्क डी ट्रियोम्फ। अब देख सकते हैं काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। चार मीनार को ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मार्बल से बनाया गया था। चार मीनार, हैदराबाद के कुतुब शाही मॉन्यूमेंट्स, गोलकोंडा फोर्ट, कुतुब शाही टूम्स, ये सारे ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में हैं। आपको याद रखना है कि अभी तक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं है, ये लिस्ट में है टेंटेटिव। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूशन। रिसेंटली यूके में एक फ्यूशन एक्सपेरिमेंट किया गया
जिसमें 59 मेगाजूल्स की एनर्जी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूशन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। पहले तो फ्यूशन और फिशन में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। न्यूक्लियर फ्यूशन सन के अंदर कंटिन्यूसली होता है। इस प्रोसेस में दो हाइड्रोजन एटम्स जब रिएक्ट करती हैं, कंबाइन करती हैं, तो एक हीलियम एटम प्रोड्यूस होता है। दिस रिजल्ट्स in the release of immense energy in the form of light and radiation. नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोजन नहीं फ्यूज करता है, लेकिन सन के अंदर इतना प्रेशर रहता है, इतना इंटेंस प्रेशर, और इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हाइड्रोजन जो है वो अपने प्लाज्मा फॉर्म में फ्यूज कर जाता है टू फॉर्म हीलियम। आपको पता ही होगा कि प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स जैसे चार्ज्ड पार्टिकल्स रहते हैं। प्लाज्मा यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है और ये सन और स्टार्स से एसोसिएटेड है। आते हैं न्यूक्लियर फिशन में। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बड़ा एटम स्प्लिट करता है इनटू 2 स्मॉल न्यूक्लियाई। इस स्प्लिटिंग के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है ह्यूज अमाउंट में। यूजुअली हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसमें न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस का ही यूज़ किया जाता है। इस एनर्जी से बाद में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। पावर जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूशन जो है वो एक बेटर ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फिशन। कैसे बेटर ऑप्शन है समझते हैं। न्यूक्लियर फ्यूशन को कैरी आउट करने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत पड़ती है उसका नाम है डॉयटीरियम। ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। डॉयटीरियम नेचर में अबंडेंट है। न्यूक्लियर फिशन में ऑन द अदर हैंड यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम की जरूरत पड़ती है। ये इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती और ये हाईली एक्सपेंसिव है। ऑल्सो न्यूक्लियर फ्यूशन में कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फिशन। फ्यूशन में जब दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके हीलियम प्रोड्यूस होती है तो वही बस एक बाई प्रोडक्ट है हीलियम, लेकिन फिशन में रेडियो एक्टिव वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है जो फ्यूशन में नहीं होता है। फ्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई चेन रिएक्शन नहीं होता। चेन रिएक्शन होता है फिशन में। इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने में या रोकने में प्रॉपर मैकेनिज्म्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए फिशन में रिस्क है, फ्यूशन में रिस्क कम है। तो इन अ नट शेल न्यूक्लियर फिशन के जो ड्रॉबैक्स हैं वो है रॉ मटेरियल जो इजीली अवेलेबल नहीं रहता, काफ़ी कॉस्टली होता है। दूसरा है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो कि होता है ड्यू टू द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। और तीसरा है चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूशन में रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल रहता है, चीप रहता है। इसमें कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होता, तो डिस्पोजल का इशू नहीं है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की कोई इशू नहीं है, चेन रिएक्शन भी इन्वॉल्व नहीं रहता है। इतने सारे फायदे हैं न्यूक्लियर फ्यूशन के, फिर भी हम इसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज नहीं करते इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्या रीजन है इसका? जैसा कि हमने देखा, न्यूक्लियर फ्यूशन सन और दूसरे स्टार्स में कंटिन्यूसली होता है जिससे लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस को अर्थ में रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें जो टेम्परेचर लगेगा वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। मतलब वो सन के कोर का जो टेम्परेचर है उससे 6 गुना ज्यादा है। हमें समझना होगा कि जो सन है और दूसरे जो स्टार्स हैं ये नेचुरल फ्यूजन रिएक्टर्स है, राइट। इसमें जो टेम्परेचर और इंटेंस प्रेशर की जरूरत होती है उसे रेप्लिकेट करना उतना आसान नहीं है। कुछ एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर्स तो हैं, लेकिन उसमें पावर जो प्रोड्यूस होती है उससे ज़्यादा पावर खर्चा हो जाता है इन द प्रोसेस। दूसरी दिक्कत है मटेरियल। ऐसी क्या मटेरियल है जो इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर को विथस्टैंड कर सके? हाइड्रोजन को हीट करके उससे प्लाज्मा तैयार करना और उसके बाद फ्यूजन के प्रोसेस को अंजाम देना उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है कि इतना जो हाई टेम्परेचर है, मिलियंस ऑफ डिग्रीज, ये टेम्परेचर अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के वॉल में टच कर जाए तो वो कंटेनर ही बचा नहीं रहेगा। रिसेंट ईयर्स में कुछ सक्सेस हाथ में आया है, लेकिन अभी न्यूक्लियर फ्यूशन को एक मशीन या रिएक्टर में कंडक्ट किया जाता है जिसका नाम है टोकामैक। टोकामैक एक रशियन टर्म है और ये एक्रोनिम है टोरॉइडल चेंबर विथ मैग्नेटिक कॉइल्स का। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि क्यों ना ऐसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स तैयार की जाए जिससे जो प्लाज्मा जो है वो कंटेनर के वॉल के कांटेक्ट में ना आए। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को टोरस या डोनट शेप में क्रिएट करना पड़ेगा।
जैसा कि हमने बताया था, सिंस फ्यूजन है तो टोकामैक से कोई रेडियो एक्टिव लीक होने की डेंजर तो है ही नहीं, और वेस्ट प्रोडक्ट भी जो निकलेगी वो है हीलियम, विच इज कम्प्लीटली हार्मलेस। 35 कंट्रीज मिलके कोलैबोरेट करके एक टोकामैक को बना रही है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। इसका नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर और ITER। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है और इसका एम है सन के अंदर हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन को अर्थ में रेप्लिकेट करना। ITER को फंड कर रहा है 7 मेंबर पार्टीज। इसमें है चाइना, इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, US और यूरोपियन यूनियन। इंपॉर्टेंट है नोट करना कि इंडिया भी पार्टी है। ITER का जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार 1985 में आया और इस मशीन को अभी फ्रांस में असेंबल किया जा रहा है। इस रिएक्टर में एक कूलिंग डिवाइस जिसको क्रायोस्टैट भी बोलते हैं, ये अगर एक बार इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद ये असेंबली का प्रोसेस जो है वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स विच आर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन दोनों का यूज किया जाएगा इन दी ITER फ्यूजन रिएक्शन। इन दोनों आइसोटोप्स के जो मिक्सचर है इसको हीट किया जाएगा टू क्रिएट प्लाज्मा। इसके लिए जो टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी वो सन का जो सेंटर है वहां पे जो टेम्परेचर होता है उससे 10 गुना ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना। सन के कोर में जो टेम्परेचर है वो है 27 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट, तो इससे 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी ITER न्यूक्लियर रिएक्टर में। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का यूज किया जाएगा ताकि जो प्लाज्मा है वो अपने जगह पे रहे और कंटेनर के वॉल के साथ कांटेक्ट में ना आए। इस पूरे प्रोसेस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगा और इसी हीट एनर्जी को स्टीम में कन्वर्ट करके इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। ये प्लांट सिर्फ 50 मेगावाट के एनर्जी को कंज्यूम करेगा टू प्रोड्यूस 500 मेगावाट ऑफ पावर। ITER के अलावा और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना का आर्टिफिशियल सन, इसमें सिर्फ 101 सेकेंड्स में 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को रेज किया गया इस आर्टिफिशियल सन के अंदर। एक और है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ईस्ट। इस डिवाइस को चाइना ने डिजाइन किया है और ये भी सन में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को रेप्लिकेट करता है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट्स ने भी एक नया माइलस्टोन अचीव किया है क्योंकि उन्होंने भी इस पूरे प्रोसेस को इमिटेट किया है जो सन में होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कोशिश की है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। कॉन्टेक्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस साल के बजट में ये देखा गया है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर जो है वो बस मार्जिनली इंक्रीज की है बाय 4.4%, विच इज क्वाइट लोअर देन द करंट इन्फ्लेशन रेट ऑफ 5.5 to 6%। इसी कॉन्टेक्स्ट में द हिंदू में एक टर्म आया था एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। समझते हैं ये क्या है। गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, उसे अगर हम इस वैल्यू से डिवाइड करें, जो वैल्यू एग्रीकल्चर हमारे GDP में ऐड करती है, तो हमें मिलेगा AOI या एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। सो बेसिकली इट्स द रेशियो बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP। 2015 में बने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसी का एक पार्ट है एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। बेसिकली गोल 2 जो 2030 तक जीरो हंगर को खत्म करने की बात करता है, उसी का पार्ट है ये इंडेक्स। अगर हम इलेबोरेट करें तो SDG 2 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च, एक्सटेंशन सर्विसेज, इन सब में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना ताकि एग्रीकल्चरल की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े और मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज में पॉवर्टी का इरेडिकेशन हो सके। इंडिया की जो AOI इंडेक्स है वो बहुत कम है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर वो बहुत ही कम है। इंडिया एक अग्रेरियन इकोनॉमी है। इसमें हमारे देश की ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है फॉर इट्स लाइवलीहुड। काफ़ी सारे क्रॉप्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और कंजम्पशन भी इंडिया में ही होता है। इसके बावजूद इंडिया का जो AOI रैंक है वो वर्ल्ड में 38 है, जो बहुत ही कम है। एशिया की अगर बात करें तो चाइना का AOI रैंक बहुत ही अच्छा है। सिमिलरली कोरिया का भी काफ़ी अच्छा है। अफ्रीका में कुछ कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल ज़ाम्बिया, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसके बावजूद इसकी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में स्पेंडिंग है वो बहुत कमेंडेबल है। तो इंडिया से इससे सीखना चाहिए और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा जो एग्रीकल्चर स्पेंडिंग है ये बढ़ाएं। द नेक्स्ट टॉपिक इज बसाई वेटलैंड।
बसई वेटलैंड के आसपास इतने हाई राइज बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, एक कंक्रीट का जंगल सा बन चुका है। लास्ट कुछ सालों में श्रिंक होते होते इस वेटलैंड का साइज जो है वो 1/4 तक रह गया है। एनवायरमेंटलिस्ट्स को डर है कि ये ख़त्म ही ना हो जाए, इसीलिए वो इस वेटलैंड को और भी प्रोटेक्शन मिले, ये चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है साहिबी रिवर, जो राजस्थान के अरवली रेंज से ओरिजिनेट होती है। साहिबी रिवर के पैलियो चैनल्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स आते हैं, जिसमें से बसई भी एक है। जब रिवर का कोई स्ट्रीम जो इनएक्टिव हो जाता है और उसमें सेडिमेंट्स भर जाते हैं तो उसे बोलते हैं पैलियो चैनल। तो साहिबी रिवर के पैलियो चैनल में बसई के अलावा और भी काफ़ी सारे वेटलैंड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, नजफगढ़ लेक जो अभी न्यूज़ में था कुछ दिन पहले। ये सारे नेशनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड एरियाज और वेटलैंड्स जो है वो साहिबी रिवर के पैलियो चैनल्स में लोकेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है फेयरबैंक्स डिजीज एंड एक्रोमेगैली। अभी रिसेंटली इंडिया में काफ़ी सारे केसेस देखे जा रहे हैं इन दो डिजीजेस के। पहले बात करते हैं फेयरबैंक्स डिजीज की। फेयरबैंक्स डिजीज को मल्टीपल एपिफिजियल डिस्प्लेसिया भी कहते हैं। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हड्डियों का जो एंड होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। 10,000 बच्चों में से सिर्फ ये एक बच्चे को होता है, तो काफी रेयर है ये। बोन्स के एंड में एक प्लेट होती है जिसे बोलते हैं एपिफाइज प्लेट, और इसी प्लेट में सिचुएटेड रहती है कार्टिलेज। जब ये कार्टिलेज एक्सपैंड करता है तभी बोन्स इलोंगेट होती है, बोन्स का जो लेंथ है वो बढ़ता है। फेयरबैंक्स डिजीज में ये जो कार्टिलेज है ये ही जम जाता है, मिनरलाइज कर जाता है। तो ये एक्सपैंड कैसे करेगा? एक्सपैंड नहीं करेगा तो वो हार्डेंड हो जाएगा और बोन्स भी इलोंगेट नहीं करेंगी। ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है। इस डिजीज के सिम्टम्स देखें तो वो है जॉइंट पेन, एक्सरसाइज करने के बाद एक फटीग, इसमें लेग्स के जो पॉस्चर हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में स्कोलियोसिस भी होता है इससे, इसमें स्पाइन की जो कर्वेचर है वो बदल जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो पेन मैनेजमेंट और सर्जरी है। नेक्स्ट है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन, ये हमने बचपन में पढ़ा है। कई बार इस पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है। एज ए रिजल्ट बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज होने लगती है, बोन्स का जो साइज है वो इंक्रीज करने लगता है। एक कंडीशन है जाइजेंटिज्म, जिसमें हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो कंडीशन डेवलप करने लगता है इस डिजीज में। बोन साइज जो है वो हैंड्स, फीट और फेस की ही सिर्फ बढ़ती है। जॉइंट मोबिलिटी में भी बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल हैंड एंड एक्रोमेगैली हैंड। ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी, मेडिकेशन और रेडिएशन थेरेपी है। और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में एक ड्रग है, शेड्यूल्ड ड्रग, सोमैटोस्टेटिन ड्रग, ये भी यूज की जाती है इसे ट्रीट करने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिलिमिटेशन कमीशन। रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्टोरल मैप में कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं। 7 जो न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रपोज किए गए हैं वो है कुपवाड़ा, रियासी, राजौरी, सांबा, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़। जानते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। पहले तो डिलिमिटेशन क्या होता है? हर एक स्टेट को डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 7 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन है वो सिमिलर होगी, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लोकसभा में एक सीट अलॉट की जाती है। कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की क्या बाउंड्रीज होंगी हर एक स्टेट में, इसी को डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन। आर्टिकल 82 के अंडर पार्लियामेंट हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन के लॉ को इनेक्ट करता है, और आर्टिकल 170 के अंदर स्टेट्स जो हैं उन्हें डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट जो है वो खुद डिलिमिटेशन एक्ट नहीं बना सकती, सिर्फ पार्लियामेंट ही ये लॉ बना सकती है। पहली जो डिलिमिटेशन है वो उसे इलेक्शन कमीशन ने ही किया था 1950 और 51 में, लेकिन जो पहली एक्ट बनी वो 1952 में ही बनी।
दो इम्पोर्टेंट ईयर है, एक है 1981, एक है 1991। इन दोनों सेंसस ईयर्स के बाद डिलिमिटेशन कमिटी मतलब डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो नहीं बनी थी। प्रेसिडेंट जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करते हैं और डिलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेट करके काम करता है। डिलिमिटेशन कमीशन एक बहुत पावरफुल और इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसके जो ऑर्डर्स हैं इन्हें कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स किस डेट से फोर्स में आएंगे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें रहते हैं एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मतलब जिस स्टेट में डिलिमिटेशन हो रही है उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। फंक्शंस तो हमने पहले ही देख लिए हैं कि ये हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसकी जो बाउंड्रीज हैं उन्हें डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरीके से बनाया जाता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन है वो नियरली इक्वल है और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी और एसटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे सीट्स भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं इनके लिए। एट प्रेजेंट डिलिमिटेशन जो है वो 1971 के पॉपुलेशन के अनुसार की जाती है, लेकिन इन लास्ट फ्यू डेकेड्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो एक मेंबर और ज़्यादा पॉपुलेशन को अभी रिप्रेजेंट करने लगा है। तो क्या ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन है? इसी कॉन्टेक्स्ट में एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने एक बार हाईलाइट किया था, ट्रू रिप्रेजेंटेशन के लिए इंडिया में 1000 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस की ज़रूरत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएम केयर्स फंड। अभी रिसेंटली ऑडिट में पता चला है कि पीएम केयर्स फंड का 1/3 जो अमाउंट है उसे स्पेंड किया गया है। इसमें किसी भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो या नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर हो, इसमें अफेक्टेड लोगों को रिलीफ देने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये फंड बनाया गया था। इस फंड का यूज हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज को बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पीएम केयर्स फंड के जो चेयरमैन हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा जो दूसरे मेंबर्स हैं वो है होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसके अलावा 3 ट्रस्टीज को नॉमिनेट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लिए। कोई भी इमिनेंट पर्सन जो रिसर्च, साइंस, हेल्थ, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ या फिलैंथ्रोफी के फील्ड से बिलोंग करता है, इन्हें प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। फाइनेंसिंग की बात करें तो पीएम केयर्स फंड को बजटरी सपोर्ट नहीं दिया जा सकता। इसमें पूरा ही वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहेगा फ्रॉम इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस। फॉरेन कंट्रीज और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी प्लेज कर सकते हैं फंड टुवर्ड्स पीएम केयर्स फंड। इसको लेके कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि चाइना के साथ इंडिया के संबंध इतने खराब है और इसके बावजूद पीएम केयर्स फंड में काफ़ी सारा अमाउंट जो है चाइनीज कंपनीज ने प्लेज किया था। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो ही इस फंड के भी सेक्रेटरी हैं। जॉइंट सेक्रेटरी को असिस्ट करेंगे एक ऐसे ऑफिसर जिनका रैंक है डायरेक्टर या डिप्यूटी सेक्रेटरी पीएमओ में, और जो भी ट्रस्टीज हैं इस फंड के उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव और सेक्रेटेरियल जो सपोर्ट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही देंगे। पीएम केयर्स के अंदर जो डोनेशंस हैं वो 100% एग्जेम्प्टेड हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। पीएम केयर्स फंड को सीएसआर एक्सपेंडिचर में भी कैलकुलेट किया जा सकता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सोसाइटल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट कंपनीज एंड बिजनेसेस के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किए जाते हैं उसी को कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स बेसिकली अ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी और इंडिया वर्ल्ड की एक ऐसी पहली कंट्री है जिसने सीएसआर एक्टिविटीज को लीगल वे में मतलब लेजिस्लेट किया है, मैंडेटरी कर दिया है सीएसआर एक्टिविटी को अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो पीएम केयर्स फंड में किए गए डोनेशन को कंपनीज और इंडिविजुअल सीएसआर एक्टिविटी में कंसिडर कर सकते हैं। एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट FCRA। एनजीओज में जो भी डोनेशंस दिए जाते हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज उन्हें यही एक्ट रेगुलेट करता है कि कितना अमाउंट रिसीव हो सकता है, उतने अमाउंट को रिसीव करने के लिए क्या क्राइटेरिया है एटसेट्रा। पीएम केयर्स फंड में फॉरेन कंट्रीब्यूशन होना अलाउड है लेकिन उसके लिए एक अलग अकाउंट भी खोला जा गया है, लेकिन ये FCRA एक्ट के अंदर नहीं आता है। दिस इज एग्जेम्प्टेड अंडर द FCRA। एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर रहेंगे जो इस पीएम केयर्स फंड को ऑडिट करेंगे और इसके लिए कोई स्टैट्यूटरी पीरियड जो है प्रिस्क्राइब नहीं की गई है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ऑडिट लेकिन हर साल फाइनेंशियल ईयर के एंड में होगा। अगली टॉपिक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंडर जो 5,000 रुपीज का मटर्निटी बेनिफिट दिया जाता है, ये अभी तक तो फर्स्ट चाइल्ड को दिया जाता था लेकिन इसे अभी सेकेंड चाइल्ड को भी एक्सटेंड किया जाएगा ओनली इफ द सेकेंड चाइल्ड इज अ गर्ल।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स की भी कंट्रीब्यूशन रहेगी इसके इम्प्लीमेंटेशन में, और इसे इंडिया के सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसके जो प्रोविजंस हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड डिलीवरी के बाद काफ़ी सारी मदर्स जो वर्किंग हैं उनका आइदर वेज लॉस होता है या फिर उन्हें एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलता है। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट कैश इंसेंटिव्स देती है जो वेज लॉस है उसे पार्शियली कॉम्पेंसेट करने के लिए। इसमें विमेन की जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रही हैं, उन्हें ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बेनिफिट्स किस तरीके से मिलेंगे और किस स्टेज में मिलेंगे ये सारा डिसाइड किया जाएगा बाय एनालाइजिंग द डेटा ऑन मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। एमसीपी कार्ड या मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड जो है इसे जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया है। और ये इसका पर्पस ये है कि जो मदर्स हैं और फैमिलीज हैं उन्हें एजुकेट कर सके ऑन मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड केयर। इस स्कीम के कुछ और प्रोविजंस हैं, देख लेते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज या स्टिल बर्थ होता है तो जो बेनिफिशियरी हैं वो एलिजिबल रहेंगी जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं उन्हें क्लेम करने के लिए अगर कोई फ्यूचर प्रेगनेंसी होती है तो उसमें। लेकिन अगर इन्फेंट मोर्टिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल मतलब बच्चे की अनफॉर्चुनेटली मौत हो जाती है इन्फेंट की, तो उस केस में बेनिफिशियरी एलिजिबल नहीं रहेगी फॉर क्लेमिंग बेनिफिट्स अंडर द स्कीम फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स, अगर उन्हें ऑलरेडी सारे इंस्टॉलमेंट्स उस पर्टिकुलर डिलीवरी के लिए मिल चुके हैं। इस स्कीम में 5,000 रुपीज़ का एक कैश इंसेंटिव दिया जाता है जिसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। 1,000 रुपीज़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तब दिया जाता है जब विमेन प्रेगनेंसी को रजिस्टर करवाती है एट एन आंगनवाड़ी सेंटर या फिर अप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी। फिर 6 महीने बाद 2,000 रुपये फिर से डिसबर्स किए जाते हैं आफ्टर रिसीविंग द फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप। चाइल्ड के बर्थ के बाद लास्ट जो 2,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट है इसे दिया जाता है। इसके लिए चाइल्ड का बर्थ रजिस्टर होना ज़रूरी है और फर्स्ट साइकिल ऑफ इम्यूनाइजेशन जिसमें बीसीजी वैक्सीन, डीपीडी, हेपेटाइटिस ये सब आते हैं, इसके इम्यूनाइजेशन के बाद ही ये 2,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर टोटल बेनिफिट देखें सो दैट इज कमिंग टू 6,000 रुपीज़। कैसे? क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसे कंबाइन किया गया है विद अनदर स्कीम विच इज जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना में 1,000 रुपीज़ दिया जाता है आफ्टर द इंस्टीट्यूशनल बर्थ, तो इसीलिए ये टोटल अमाउंट अगर देखें तो 6,000 है। इस स्कीम की बेनिफिट्स को लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म 1A है, इसके बाद एमसीपी कार्ड जिसके बारे में हमने बात किया था वो है, आइडेंटिटी प्रूफ किसी एक उसका एक कोई भी कॉपी, बैंक या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट पासबुक और एक कंसेंट या अंडरटेकिंग जिसे एप्लीकेंट ने साइन किया है और उनके हस्बैंड ने भी साइन किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो समर्थ्य बोल के जो एक स्कीम है उसके अंडर आती है और समर्थ्य जो है फिर से वो मिशन शक्ति के अंडर आता है। तो क्या है ये मिशन सबमिशन, चलिए समझते हैं। जो मेन स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम उसका नाम है मिशन शक्ति। ठीक है, ये एक विमेन सेंट्रिक मिशन है जिसमें उनके इंटीग्रेटेड केयर, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, एम्पावरमेंट के लिए इस स्कीम को बनाया गया है। इस मिशन शक्ति के अंडर 2 सब स्कीम्स आती हैं, एक है संबल, एक है सामर्थ्य। संबल जो स्कीम है, सब स्कीम है, इसे विमेन के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। संबल स्कीम के अंडर ही आती हैं वन स्टॉप सेंटर्स, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एटसेट्रा। जेंडर जस्टिस के लिए एक जो नई कंपोनेंट है नारी अदालत, ये भी संबल सब स्कीम के अंदर ही आती है। नेक्स्ट जो है सामर्थ्य, मिशन शक्ति के अंदर जो दूसरा सब कंपोनेंट है, ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सब स्कीम है। काफ़ी सारे दूसरे जो स्कीम्स हैं उन सब स्कीम्स को क्लब करके सामर्थ्य के अंदर डाला गया है। ये स्कीम्स है उज्ज्वला, स्वधार गृह, विमेन हॉस्टल, वर्किंग विमेन हॉस्टल, नेशनल क्रैश स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये सारी स्कीम्स पहले ICDS विच इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर थी, अम्ब्रेला स्कीम के अंडर, लेकिन उसे अभी सारा अलग करके सबस्यूम किया गया है अंडर सामर्थ्य विच इज अगेन अ सब स्कीम ऑफ मिशन शक्ति।
कई सारे स्टेट्स मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, फॉर एग्जांपल उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, और इनके जो प्रोग्राम्स हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखते हैं क्या ऐसी सारी स्कीम्स है। फॉर एग्जांपल पहला है उड़ीसा का ममता स्कीम, इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। ये एक मटर्निटी एंटाइटलमेंट स्कीम है। इसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफर दिया जाता है 5,000 रुपये का, लेकिन अप टू 2 लाइव बर्थ्स। 2020-21 की अगर बात करें तो जहां प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 52% का ड्रॉप देखा गया है इन द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, लेकिन ममता जो स्कीम है उड़ीसा, उसमें 57% का इंक्रीज देखा गया है इन द नंबर ऑफ विमेन बेनिफिशियरीज हु हैव रिसीव्ड ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। नेक्स्ट है तेलंगाना का केसीआर किट। इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें बेबी के बर्थ के बाद एक किट दिया जाता है जिसमें 16 आइटम्स रहते हैं बेबी के क्लीनलीनेस और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। इसमें बेबी की सारी नीड्स 3 महीने तक फुलफिल हो जाएंगी। इतना सारा सामान रहता है, जैसे डायपर्स, नैपकिन्स, टॉयज, मस्कीटो नेट्स, बेबी पाउडर, बेबी ऑयल, सोप्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। फाइनली है तमिलनाडु की डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम। इसे 1987 में लॉन्च किया गया था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मटर्निटी मोर्टेलिटी रेट को कम करने का ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का। इस स्कीम के अंदर 18,000 रुपीज तक के अमाउंट को पे किया जाता है इन 5 इंस्टॉलमेंट्स टू ऑल द एलिजिबल मदर्स। तो कवरेज काफ़ी ज़्यादा है और मटर्निटी बेनिफिट्स भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डन लंगूर। रिसेंटली असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि काकोईजाना रिजर्व फॉरेस्ट को काकोईजाना बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन असम में जो विलेजेस हैं ये इस मूव को अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट ना करके इसे नॉर्मली कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाए यूजिंग फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो इससे ये इंश्योर होगा कि जो लोकल जो लोग हैं वहाँ पे उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा फॉर द सस्टेनेबल कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। काकोईजाना रिजर्व फॉरेस्ट में गोल्डन लंगूर मिलते हैं और इसके अलावा जो लोग यहाँ पे इनहैबिट करते हैं, जो ट्राइब्स, उसमें आते हैं कोच, राजवंशी, बोडो, गारो, राभा और गोरखा कम्युनिटीज। कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, फॉर एग्जांपल पैंगोलिन, हॉर्नबिल, लेपर्ड, पॉर्क्यूपाइन, पाइथन, लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क, ये सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं और ये भी यहीं पे मिलते हैं। गोल्डन लंगूर की बात करें तो ये एक एंडेमिक स्पीशीज है जो सिर्फ असम में मिलता है इंडिया के, और इसके अलावा भूटान में मिलता है। देखिए ये कुछ इस तरीके के से देखने में होता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये शेड्यूल 1 स्पीशीज है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है और वर्ल्ड के सबसे ज्यादा 25 मोस्ट एंडेंजर्ड प्राइमेट्स में से ये एक है गोल्डन लंगूर। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है गोल्डन लंगूर और IUCN का जो रेड डेटा बुक है उसमें भी लिस्टेड है एज अ रेयर स्पीशीज। नेक्स्ट टॉपिक है सैफरन बोल प्रोजेक्ट। नेक्टर, विच स्टैंड्स फॉर नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, इस सेंटर ने सैफरन बोल प्रोजेक्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कुछ सैफरन कल्टीवेशन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है। ईरान, इंडिया, स्पेन एंड ग्रीस, दीज आर द मेजर सैफरन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ईरान अकेले ही वर्ल्ड के 88% सैफरन प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया का पोजीशन सेकंड है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 7% सैफरन वर्ल्ड का इंडिया प्रोड्यूस करता है। कश्मीर को सैफरन बोल बेसिकली बोला जाता है क्योंकि अभी तक कश्मीर में ही सैफरन प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्टेड था। कश्मीर का जो पांपोर रीजन है इसी को सैफरन बोल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। बडगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स, इन ये सभी सैफरन प्रोडक्शन करते हैं। ओरिजिन की बात करें तो सैफरन को कश्मीर में सबसे पहले 1st सेंचुरी BC में सेंट्रल एशिया से आए इमिग्रेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया था। संस्कृत में सैफरन को बहुकाम बोलते हैं। सैफरन की काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए हेल्थ को रिजुविनेट करता है। इसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर सैफरन काफ़ी यूनिक होता है क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में उगने वाला एकमात्र ऐसा सैफरन है जो 1600 मीटर और 1800 मीटर अबव मीन सी लेवल में ये ग्रो करता है। और इसकी जो स्टिग्मास होती है काफ़ी थिक होती हैं, रेड कलर होता है, डीप रेड कलर, हाई एरोमा, बिटर फ्लेवर, इसमें कोई केमिकल नहीं रहता। कश्मीर सैफरन को GI टैग मिला था 2020 में और कश्मीर सैफरन जो है उसे कल्टीवेट किया जाता है ऑन करेवाज। क्या है ये करेवा हाईलैंड्स? एक्चुअली प्लीस्टोसीन एज में जो कश्मीर वैली है ये पानी के नीचे था। फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से पीर पंजल माउंटेन जो रेंज है वो अपलिफ्ट होके ये यहाँ पे बन गए।
माउंटेन्स। जैसे ही ये माउंटेन्स बने तो यहाँ पे जो पानी फ्लो कर रहा था दैट गॉट इम्पाउंडेड बाय दीज माउंटेन्स और एज अ रिजल्ट एक बड़ा सा लेक बन गया। दिस लेक कवर्ड द होल कश्मीर वैली, ठीक है। और फिर जो सेडिमेंट्स आ रहे थे रिवर से वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते गए इस लेक में। एज अ रिजल्ट एक लैकेस्ट्राइन प्लेन बन गया। लैकेस्ट्राइन प्लेन मतलब ऐसा एक प्लेन विच इज एसोसिएटेड विद अ लेक। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस लेक से सारा पानी ड्रेन हो गया, लीविंग बिहाइंड डिपॉजिट्स, एंड दीज वर द डिपॉजिट्स ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड ग्रेवल एंड मड। इन्हीं डिपॉजिट्स को बोलते हैं करेवा। करेवास जो है वो दे आर वेरी लाइक सूटेबल फॉर कल्टिवेशन, इसीलिए इसका बहुत सारा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। और इसीलिए कश्मीर में जो सैफरन ग्रो होता है इन करेवास में वो अनमैचेबल है, उनकी जो क्वालिटी है वो अनमैचेबल है। सैफरन बोल प्रोजेक्ट, जिसमें कश्मीर के सैफरन के कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते थे, अभी इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सपैंड किया जा रहा है। सिक्किम के बॉटनी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने सिक्किम में ही यांग बोल के एक रीजन है, यहाँ के सॉइल और का स्टडी किया था कि इसके क्या पीएच कंडीशंस हैं, क्या ये कश्मीर में जो सैफरन ग्रोइंग रीजन्स हैं उसके सॉइल के साथ क्या ये कंपैटिबल है या नहीं है। तो क्लाइमेटिक और जोग्राफिकल कंडीशंस कुछ मैच हो गए सिक्किम का जो ये यांग्याक रीजन है और कश्मीर के पाम्पोर रीजन के साथ। एज ए रिजल्ट सैफरॉन फिर सिक्किम के इस यांग्याक रीजन में भी ग्रो करने लगे। अभी रिसेंटली नेक्टर ने कुछ और मेघालय में भी ऐसे कुछ साइट्स को आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे सैफरॉन को उगाया जा सकता है। कश्मीर के सैफरॉन के क्वालिटी की तरह ही होंगे ये सैफरॉन भी। फॉर एग्जांपल बड़ा पानी, चेरापूंजी, मौसिम माई, शिलोंग और लालिंग टॉप। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एंड रीच, नेक्टर, ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। रिसेंटली यूएस ने रशिया को थ्रेटन किया है कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो यूएस जो है वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के ऑपरेशंस को हॉल्ट कर देगा और इससे रशियन जो गैस है जो यूरोप में जाती है वाया दिस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, ये भी बंद हो जाएगा। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक अंडर सी नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो जर्मनी के ग्रिफ्सफोल्ड से रशिया के वायबॉक तक रन करती है। इसे बाल्टिक सी के नीचे कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसकी जो गैस है, इसका जो मेन सोर्स है वो है बोवानेनकोवो ऑयल एंड गैस कंडेंसेट डिपॉजिट, ये वेस्टर्न साइबेरिया में स्थित है। नॉर्थ स्ट्रीम जो है वो कई कंट्रीज की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से पास करती है। फॉर एग्जांपल रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एटसेट्रा। रशिया, डेनमार्क और जर्मनी के टेरिटोरियल वाटर से तो वो डायरेक्टली पास करती है। यूरोप का 40% जो गैस रिक्वायरमेंट है ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिरुवनी डैम। रिसेंटली तमिलनाडु ने केरला को बोला है कि वो सिरुवनी डैम से ज्यादा पानी छोड़े। सिरुवनी डैम जो है वो केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये सिरुवनी रिवर के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट किया गया है ये केरला में, लेकिन ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जो सिटी है उसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है। सिरुवनी जो डैम है इसके आसपास काफी सारे रिजर्व फॉरेस्ट्स हैं और एक हिल है मुठीकुलम हिल, ये सिरुवनी डैम के ठीक ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड है। सिरुवनी डैम जो है वो सिरुवनी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है जैसा कि हमने बताया। अब ये सिरुवनी रिवर जो है ये भवानी रिवर का ट्रिब्यूटरी है और ये भवानी रिवर कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है। दो टूरिस्ट अट्रैक्शन, एक तो है सिरुवनी डैम और सिरुवनी वाटरफॉल, ये दोनों ही इस रिवर के ऊपर है। और ये डैम जो है बनान फोर्ट बोल के एक फोर्ट है, ठीक इसके पास सिचुएटेड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ढोले, जिसे एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी बोलते हैं। ढोले को लास्ट 30 ईयर्स में नहीं देखा गया, अचानक से अभी इसे फिर से देखा गया है सेंट्रल एशिया के हाई माउंटेन्स में। ये कुछ इस तरीके से देखने में होता है। ढोले सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया का नेटिव स्पीशीज है। इंडिया की बात करें तो ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में देखे जाते हैं। इसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बंगाल में भी देखा गया है और ये गैंजेटिक प्लेन का जो तराई रीजन है यहाँ पे भी ये मिलता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ढोले जो है वो एंडेंजर्ड है ऑन द IUCN रेड लिस्ट। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में ये लिस्टेड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में प्रोटेक्टेड है। हैबिटेट लॉस, कॉम्पिटिशन विद अदर स्पीशीज, डिजीज ट्रांसफर, ऐसे कई सारे फैक्टर्स की वजह से इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउथ कोल ग्लेशियर।
रिसेंटली एक स्टडी में देखा गया है कि माउंट एवरेस्ट का जो साउथ पोल ग्लेशियर है इसका 180 फीट लॉस हो चुका है इन द लास्ट 25 ईयर्स। ये जो लॉस है, आइस लॉस है, इसका रेट जो है वो 80 गुना ज़्यादा है जो 2000 साल पहले था। उससे 80 गुना ज़्यादा स्पीड से आइस लॉस हो रहा है एट प्रेजेंट। साउथ पोल जो ग्लेशियर है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर है और इसका ये 7,985 मीटर्स एलिवेशन पे है अबव मीन एवरेज सी लेवल। अगर इसी तरीके से आइस लॉस होता रहा, मतलब 2 मीटर्स पर ईयर की स्पीड से, तो 2050 तक आते आते ये वैनिश हो जाएगा। हिमालयस के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स को देख लेते हैं। सियाचेन, ये ईस्टर्न काराकोरम रेंज में स्थित है। फेडचेंको, ये भी काराकोरम में है और ये पोलर रीजन को छोड़ दे तो उसके बाहर सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है इन दी वर्ल्ड। हिस्पार जो है ये भी काराकोरम में है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बियाफो काराकोरम में है। बाल्तोरो काराकोरम में है। रोंगबुक कंचनजंगा एवरेस्ट में है। लोलोफॉन्ट जो है वो भी काराकोरम में है। यारकांड रीमो ये काराकोरम में है। गंगोत्री हमें पता है कुमाऊं गढ़वाल में है। गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम में है। पासू काराकोरम। जेमू जो है वो कंचनजंगा एवरेस्ट में है। मिलाम ग्लेशियर कुमाऊं गढ़वाल में है। सोनापानी, बड़ा शिगी ग्लेशियर ये सब पीर पंजल में है। गांगरी, राखियोत ये भी पीर पंजल में है। कुमाऊं गढ़वाल रीजन में जो ग्लेशियर्स आते हैं उनके नाम है काफनी, कलाबलंद, केदार, मेओला, नामिक, पंचचुली, पिंडारी, रेलाम, सोना, सतोपंथ, चोराबारी एटसेट्रा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, चलिए इन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज NAFCC is a centrally sponsored scheme which was set up in the year 2015-16. Next है Denmark, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Germany along with Russia border the Baltic Sea. Next, Siruvani Dam is located in Tamil Nadu. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। पहला है हिस्पार ग्लेशियर काराकोरम, बियाफो काराकोरम, बाल्तोरो, सियाचेन और रोंगबुक कंचनजंगा एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, गोल्डन लंगूर इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स is calculated by dividing the agriculture share of government expenditure by the agriculture value added share of GDP. Question number 7. The National Saffron Mission was launched in 1980 for the cultivation of saffron in Jammu and Kashmir. Question number 8. PMKS fund got exemption under the FCRA and Income Tax Act. 9. Fairbanks disease is a rare genetic disorder that affects the blood cells. Question number 10. Delimitation Commission set up by the Parliament of India works in collaboration with the Election Commission of India. आज की सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।